हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 की, और चैप्टर नंबर 7 में हम बात कर चुके हैं बायो-सावर्ट लॉ की। ठीक है, उससे आगे हम चैप्टर को बढ़ाते हैं और अब हम बात करेंगे बच्चों डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों, आपने देखा कि जब भी हम किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करेंगे तो अराउंड कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपने एक लॉ भी पढ़ लिया है, बायो-सावर्ट लॉ। अब हम बात करेंगे इसकी डायरेक्शन की। ध्यान से देखना बच्चों, इसकी डायरेक्शन के लिए दो तरह के सिंबल काम में लिए जाएंगे। जब भी मैं आपसे डायरेक्शन पूछूंगा तो आप आंसर दोगे डॉट, या फिर दूसरा आंसर होगा आपका क्रॉस। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ना, वो दो तरीके हैं, डॉट या क्रॉस। बच्चों, डॉट का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटवर्ड, बाहर की ओर। एरो होता है ना, तीर। तीर की बात करें तो देखो, तीर कुछ इस तरीके का होता है, आपने देखा होगा। और अगर ये तीर आपकी ओर आ रहा हो, इसमें से बिल्कुल आपकी ओर आ रहा हो, तो आपको डॉट दिखाई देगा, और अंदर की ओर जा रहा हो तो पीछे से आपको क्रॉस दिखाई देगा। डॉट जहां भी आएगा इसका मतलब है परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटसाइड। प्लेन के तो परपेंडिकुलर है, और कहां है बच्चों? आउटसाइड। और क्रॉस नजर अगर आ जाता है आपको तो परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनसाइड। ठीक है ना? दो तरह के सिंबल हम काम में ले सकते हैं, डॉट और क्रॉस। डॉट का मतलब रहेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, आउटसाइड, और क्रॉस का मतलब होगा परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनसाइड। एक बात तो। दूसरी बात, अपन पहचान कैसे करेंगे? तो इसके कुछ रूल हैं बच्चों, कुछ नियम से हैं जिनकी हम बात करते हैं। पहला है राइट हैंड रूल। कौन सा रूल है बच्चों? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल क्या कहता है? ध्यान सुनना। ये दो तरीके से लगता है बच्चों। अगर करंट एक स्ट्रेट लाइन में बह रहा हो, करंट कहां बह रहा हो? स्ट्रेट लाइन में। तो देखो, इसमें दो चीज है राइट हैंड में, एक तो है थंब, और एक है डायरेक्शन ऑफ फिंगर। फिंगर जिधर फोल्ड होंगी अपनी, वो डायरेक्शन। तो अगर करंट स्ट्रेट बह रहा है ना, तो थंब होगा करंट की डायरेक्शन में, और फिर जहां आप उंगलियों को फोल्ड करोगे वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। सुनना, राइट हैंड रूल। इफ करंट फ्लो इन स्ट्रेट पाथ, then thumb represent direction of current, या thumb in, ऐसे लिखो, then thumb in direction of electric current, then thumb in direction of electric current. So direction of finger, डायरेक्शन ऑफ फोल्डिंग फिंगर लिखना आप तो। फिंगर represent
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर करंट एक सीधे पाथ में बह रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट वायर जैसे कि हो, तो थंब होता है करंट की डायरेक्शन में, फिर जिधर फिंगर फोल्ड होंगी वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और बच्चों इसके अपोजिट भी एक नियम लिख सकते हैं अपन। कौन सा? अगर करंट स्ट्रेट लाइन में ना हो, ये तो स्ट्रेट पाथ के लिए ये वैलिड है, सर्कुलर पाथ में हो या कर्विलिनियर हो, इफ करंट फ्लो इन कर्व। अभी तो पहला कब लगेगा, मतलब राइट हैंड के ही दो फॉर्मेट हैं। करंट अगर स्ट्रेट पाथ में है तो थंब होगा करंट में, और फिंगर जिधर फोल्ड होंगी वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी। इफ करंट फ्लो इन कर्व देन फिंगर in direction of electric current, direction of electric current, then thumb represent direction ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एक बार नोट करें, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और भी 2-3 नियम हैं लेकिन वो कोई काम के भी नहीं है आपके, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन निकालना आना चाहिए और सबसे इजी ये नियम पड़ता है। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चंस देखते हैं एक दो इसके ऊपर। स्क्रीन पॉज करके आप आराम से इसको नोट कर लेना। क्वेश्चंस देखिए आप तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रेट वायर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है अपवर्ड, ऊपर की ओर। तो बच्चों मैंने कहा ना कि करंट एक स्ट्रेट पाथ में फ्लो हो रहा है, और जब भी करंट स्ट्रेट पाथ में फ्लो होगा, ध्यान रखना, जब भी करंट स्ट्रेट पाथ में फ्लो होगा, थंब होगा बच्चों इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब चूंकि इलेक्ट्रिक करंट अपवर्ड है तो थंब हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की ओर। अब आप फिंगर को फोल्ड करो तो फिंगर भाई पीछे तो मुड़ने से नहीं, इंसानों की फिंगर तो नहीं मुड़ेंगे कम से कम। तो अभी फिंगर कहाँ जा रही है? इनसाइड। इनसाइड मीन्स इस साइड में फील्ड कैसा होगा? क्रॉस। इस वायर की वजह से इस वायर के चारों ओर कोई ना कोई फील्ड बना होगा, तो इस वायर के इधर जो भी पॉइंट होंगे उन सब पर फील्ड कैसा आएगा? क्रॉस। और अगर इस साइड में देखना है बच्चों तो फिंगर आउटसाइड है, मतलब कैसा होगा? डॉट। एक बात आप याद रखें, जब भी आप किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हो तो एक साइड अगर डॉट है तो दूसरी साइड 100% क्रॉस आएगा। दोनों ओर फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी? अपोजिट। और अगर कोई पॉइंट इस वायर की लाइन में आ जाए, यहाँ पॉइंट होगा, तो वहाँ फील्ड कितना आएगा? 0। फर्स्ट पैटर्न। सेकंड हम बात करें बच्चों कर्वेलिनियर में, सुनना। जैसे अभी एक कर्वेलिनियर पाथ बना दिया हमने कोई भी, और इसमें हमने करंट फ्लो कर दिया, ये लो, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दो ही डायरेक्शन हो सकती है। तो अब बताओ करंट जो है वो सर्कुलर पाथ में है, तो थंब करंट में कैसे हो सकता है? सर्कुलर पाथ में तो फिंगर्स हो सकती है ना, तो फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मोड़ा। थंब कहाँ आ रहा है? आउटसाइड। मीन्स इसमें जो फील्ड बनेगा, सॉरी, वो कैसा बनेगा? डॉट। और अगर करंट इसमें कुछ इस तरीके से होता तो जो फील्ड बनता वो कैसा बनता? क्रॉस। कुछ बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक नियम जाना है, कौन सा? राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल हमने कितनी बार लगाया है? 2 बार। एक बार जब करंट स्ट्रेट लाइन में हो, और दूसरी बार जब करंट सर्कुलर पाथ में हो। और आपको समझ में आ गया होगा भाई, ये तो है ना। नेक्स्ट लिखिए आप हेडिंग बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। नेक्स्ट हेडिंग, अगली जो हेडिंग है वो आप लिखिएगा एप्लीकेशन
बायो-सावर्ट लॉ। क्या पढ़ना है बच्चों? एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। इस बायो-सावर्ट लॉ के कुछ 2-3 एप्लीकेशन हैं हमारे कोर्स में, तो इन तीनों एप्लीकेशन को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है ना। तो बात करें एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ की। अब इसमें कई एप्लीकेशन हैं। तो पहला जो एप्लीकेशन है, इसमें फर्स्ट लाइन डालिए आप, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरी कॉइल। जो करंट कैरी कॉइल है ना, उसके सेंटर पे हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। क्लियर है ना? ध्यान से देखिएगा बच्चों। सपोज कि ये कोई कॉइल है, ठीक है ना, जिसकी रेडियस है आर। इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। और इसमें करंट फ्लो हो रहा है सपोज आई, है ना। तो दो एक बात तो आप इसके बारे में लिख सकते हो कि लेट कैपिटल आर रेडियस एंड आई करंट फ्लो इन कॉइल एज शोन इन फिगर। जैसा कि बच्चों आप डायग्राम में देख पा रहे हो, हमने इसमें आई करंट फ्लो किया और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर, ठीक है ना। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप बायो-सावर्ट लॉ जब अप्लाई करोगे तो आपको एक स्मॉल एलिमेंट लेना होगा। तो आपने इसके सरफेस पर एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया dl। इस एलिमेंट की जो डिस्टेंस रहेगी वो कैपिटल आर रेडियस के इक्वली होगी। तो मैं कहूँगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट एट सेंटर। बायो-सावर्ट लॉ कहता है dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यही कहता है ना। अब इसको इस कंडीशन में अगर मैं सेट करूं तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट आई स्मॉल एलिमेंट dl। बच्चों थीटा क्या होता है? डिस्टेंस और स्मॉल एलिमेंट के बीच का एंगल। डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है रेडियस को और स्मॉल एलिमेंट आपका है इसके पैरामीटर पर एक तरीके से। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो साइन 90 हो जाएगा 1 और स्मॉल आर डिस्टेंस यहाँ कैपिटल आर के इक्वल है, कैपिटल आर स्क्वायर। अगर कुल फील्ड चाहिए तो आपको यहाँ से इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो ये आ जाएगा b म्यू नॉट और 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा। आई बटे आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा बच्चों dl। और इसमें जो इंटीग्रेशन dl है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन dl होगा बच्चों 2 पाई आर। तो इसको अगर काटें यहां से तो v इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद रखिएगा कि अगर कोई करंट कैरी लूप है, याद रखना बच्चों, अगर कोई करंट कैरी लूप है उसकी वजह से उसके सेंटर पर कितना फील्ड बनता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। बच्चों अगर वो बात करवाए नंबर ऑफ टर्न्स की, इफ नंबर ऑफ टर्न्स इज n, देन v इज इक्वल टू कितना आएगा? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो? n हो, कैपिटल N हो बच्चों, तो फिर फॉर्मूला n से मल्टीप्लाई और होगा, क्योंकि अब तक हमने जो बात की है वो एक टर्न की बात की है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n से मल्टीप्लाई और कर दो, तो फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। और बच्चों यहीं पर आप एक छोटा सा फॉर्मूला और भी याद रख सकते हो, सुनना। इफ ए लूप
क्रिएट अल्फा एंगल एट सेंटर। सुनना, अब जैसे अभी तो ये पूरा सर्किल हो गया, और सर्किल तो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। सर्किल तो अपने सेंटर पर कितना एंगल बनाता है, 2 पाई। पर अगर मान लो ये सर्किल पूरा ना होकर हाफ सर्किल होता, 1/4 सर्किल होता, या मान लीजिए कोई भी कंडीशन होती, एंगल पता होना चाहिए। एंगल अगर अल्फा है तो फिर फील्ड का जो सूत्र आता है ना, फॉर्मूला, म्यू नॉट NI अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फा। ये याद कर लेना आप। तो अगर एक करंट कैरी कॉइल है, करंट कैरी लूप है, और वो अपने सेंटर पे अल्फा एंगल अगर बनाता है, तो उसकी वजह से जो फील्ड जनरेट होगा वो कितना जनरेट होगा, V इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 4 पाई R इंटू अल्फा। क्लियर है? तो ये सब आप नोट कर लें भाई, फिर बाकी बातें अपन अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार इस ढंग से यहाँ तक नोट कर लो, बाकी बचे हुए 2 एप्लीकेशन अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।